नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पेपर सॉल्विंग सेशन के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे साउंड के बारे में। इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हीट ऊष्मा के बारे में कि ऊष्मा से हमारे जो पेपर्स है पुराने, उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और आपको उनको कैसे याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जो आया हुआ है कि ठोस पदार्थों का वह गुण, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी पदार्थ सॉलिड से सीधा किस में बदल रहा है? गैस में। जनरली होता क्या है कि अगर आप सॉलिड को हीट देते हो तो पहले वो लिक्विड में बदलता है और लिक्विड से वो किस में बदलता है? गैस के अंदर। क्लियर? लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधे ही किस में बदल जाते हैं? गैस के अंदर। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। क्लियर? ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ, सब्लिमेंट। तथा इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, जिसको आप कहते हो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो सबसे पहले तो हमको यह समझ में आ गया सर ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे ही किस में बदल जाए? गैस अवस्था में बदल जाए, और गैस से वापस ठंडा करेंगे तो वापस किस में बदल जाए? सॉलिड में बदल जाए। तो ऐसे पदार्थ तो कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ और ये गुण कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा कि जो ठोस से सीधा द्रवावस्था में बदल जाते हैं और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं, इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। वापस सुन लीजिए, सॉलिड से सीधे किस में? गैस में, और गैस से वापस किस में बदल जाएंगे? सॉलिड से। इनमें द्रव अवस्था नहीं आती, इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बहुत सारे उदाहरण हैं, नौसादर हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन, आयोडीन। क्लियर? और एक ड्राई आइस भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, शुष्क बर्फ, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन यही है इनके एग्जांपल्स में कि ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का गुण किस में पाया जाता है? तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है? तो अभी मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो नमक है, इसमें नहीं होता। कैल्शियम क्लोराइड में नहीं होता। अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप लोग नौसाधर भी कहते हैं, इसमें पाया जाता है, सही है। मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं होता। क्लियर? तो इसके और भी उदाहरण देखते हैं हम लोग कि और उदाहरण इसके क्या हैं। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब बता दिया, ठोस पदार्थ का सीधे किस में बदलना? गैस में। एग्जाम्पल नौसाधर यानी अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सारे उदाहरण। इसके अलावा आप लोग और भी उदाहरण लिख सकते हैं। इसका एक ड्राई आइस, जिसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शुष्क बर्फ होता क्या है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्लियर? आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनसे जो झाग जैसा निकलने वाला पदार्थ होता है वो ये शुष्क बर्फ होता है, जिसको हम लोग ठोस CO2 कहते हैं। तो ये ज़मीन पे जब गिरती है तो हमें बर्फ़ जैसी दिखाई देती है, वो भी किस फॉर्म में? ड्राई फॉर्म में। इसलिए इस ठोस CO2 को ही हमने क्या बोल दिया? शुष्क बर्फ, क्योंकि ज़मीन पे गिरती है जब ये ठोस CO2 तो हमें बर्फ़ की जैसी अपीयरेंस देती है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। संघनन, जिसको आप क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो संघनन क्या होता है? निश्चित ताप पर वाष्प का किस में बदलना? द्रव में। तो गैस या वाष्प का वापस लिक्विड में बदलना, ये कहलाता है संघनन। ठंडा करना एक तरह से। वाष्प को आप और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाती है? लिक्विड में बदल जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते हैं जब हम खाना बनाते हैं, तो जब खाना बना रहे होते हैं तो कोई भी बर्तन है जिसमें खाना बन रहा है, उसके ऊपर आपने ढक्कन ढक दिया, तो जब ढक्कन को हटा के देखते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन पे आपको पानी की बूंदें नज़र आती है। वो कहाँ से आई? वो इसी प्रोसेस के थ्रू आई है, क्योंकि उस खाने में से जो भी पानी है उसका जो वाष्पन हो रहा है
वो वाष्प उस ढक्कन से टकरा करके पार्टिकल्स पास में आने की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से वो वाष्प किस में बदल जाती है, द्रव में या जल में बदल जाती है। तो ये संघनन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि अगर आपने फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के रखी है, ठंडी बोतल, तो उसकी दीवारों पर पानी की बूंदें आ जाती है, वो भी संघनन की वजह से ही होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके डेली यूज़ में। वाष्पन मतलब वाष्प में बदलना, तो निश्चित ताप पर द्रव का गैस या वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। वाष्पन की वजह से बादल बनते हैं जितने भी हैं। पिंडन को सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। पिंडन मतलब किसी हार्ड पदार्थ में बदलना, जैसे जो जल है वो किस में बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है, तो इसको कहा जाता है पिंडन। तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना, अगर निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदल जाए तो इसी को पिंडन कहते हैं। एक रफली एग्जांपल आइडिया से समझा देता हूँ आपको। सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड बदलता है गैस में। तो अगर सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो ऑब्वियसली बात है, इसको तो हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, गलन। ठोस द्रव में बदल रहा है, बर्फ जल में बदल रही है। लिक्विड अगर गैस में बदलता है तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, जिसको आप वाष्पन कहते हैं। अगर हम लोग उल्टा प्रोसेस करें कि गैस सर लिक्विड में बदल रहा है, तो यही तो है आपका संघनन, जिसको आप कंडेंसेशन कहते हैं। और अगर लिक्विड सॉलिड में बदल जाए वापस, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, पिंडन, फ्रीजिंग, हिमीकरण, बहुत सारे नाम हैं इस जगह के। क्लियर है? तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको अवस्था परिवर्तन भी कहते हैं। और काम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी अवस्था परिवर्तन होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप 11th 12th हायर लेवल के एग्जाम्स में पढ़ते हो कि अवस्था परिवर्तन एक समतापी प्रक्रम है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी जब भी फेज ट्रांसफर होता है, अवस्था परिवर्तित होती है, तो ताप या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ताप समान रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आ गई, एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, क्योंकि इसके दो आंसर हैं। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तो पॉसिबल है, लेकिन माइनस में केल्विन, जीरो के नीचे, यानी जीरो के नीचे माइनस में केल्विन और माइनस में रूमर नहीं होते, जीरो के नीचे नहीं जाते। तो ये दोनों ही हालांकि संभव नहीं है, तो आंसर ये दोनों ही जा सकते हैं इसके, सी भी जा सकता है और डी भी जा सकता है। बट एग्जामिनर बहुत सारी जगह आपको क्या मानते हुए मिलेगा आंसर, -8 केल्विन, क्योंकि परम शून्य ताप तो 0 केल्विन है। आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, और 0 केल्विन की ही वैल्यू होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि -273.15 भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। हम लोग राउंड ऑफ करके 273 ही याद रखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपके इजी रहता है, वरना पूरी वैल्यू ये होती है। कहीं कहीं 0.15 की जगह 0.16 लिखा भी मिल सकता है, तो वो कॉमन सी बात है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप ही 0 केल्विन होता है, इसलिए इसके नीचे टेम्परेचर संभव ही नहीं है। तो इसका वैसे तो आंसर क्या मानते हैं, -8। हालांकि -8 रूमर भी पॉसिबल नहीं होता। तो दोनों ही आंसर दे सकते हैं, दोनों ही सही है, बट ज़्यादा करेक्ट आप बोल रहे हैं, ज़्यादा हमारे लिए वेल नोन जो आंसर माना गया एग्ज़ाम के अंदर वो ये है। ठीक है, तो आप भी -8 केल्विन को ध्यान रख सकते हैं, हालांकि चौथा भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है? तो ये वो बात जो अभी आपको समझाई, परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273.15 या 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अतः -8 केल्विन ताप संभव नहीं है। क्लियर है? याद करने वाला क्वेश्चन है कि हाँ कौन सा टेम्परेचर क्या है। आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर सही नहीं माना गया है। उसका कारण मैं बताता हूँ।
पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सर, ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है, लेटेंट हीट का मतलब क्या है। लेटेंट या गुप्त का मतलब होता है छिपी हुई, जो हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन कोई ना कोई फंक्शन कर रही है। जनरली होता ये है, ये कोई वस्तु है, जब आप इसको क्या देंगे, हीट देंगे, ऊष्मा देते हैं। ताप भी तो एक प्रकार की ऊष्मा है। जब आप इसको हीट देते हैं तो इस वस्तु के साथ दो काम हो सकते हैं। ये हीट क्या करे, या तो इस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा दे, टेम्परेचर को राइज कर दे। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी वस्तु को हीट दोगे तो वो गर्म ही होगी। या दूसरा काम ये क्या कर सकता है, अवस्था परिवर्तन कर दे। ढंग से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ कि किसी वस्तु को अगर आप हीट दे रहे हैं तो वो दो काम कर सकती है। या तो उसका ताप बढ़ा दे, जो जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो देखा होगा थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। क्यों गर्म कर रहे हो, मतलब आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गर्म होगा ही होगा। हम लोग इतना समझ करके, इतना पढ़कर छोड़ देते हैं, जबकि और आगे की बात हम नहीं समझते कि ज़रूरी नहीं है हमेशा टेम्परेचर ही बढ़े। बहुत बार क्या होता है, वो ताप उसकी अवस्था परिवर्तन भी कर देता है। पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करो आप, 100 डिग्री पे जाने के बाद क्या होने लगेगा, वो वाष्प में बदलने लगेगा, तो अवस्था भी तो परिवर्तन हो रही है। तो ताप या ऊष्मा अगर हम लोग किसी पदार्थ को देते हैं या किसी पदार्थ को हीट दी जाती है तो वो हीट दो काम आ सकती है, या तो उसके टेम्परेचर को राइज कर दे या उसकी फेस को चेंज कर दे, अवस्था को परिवर्तन कर दे। ठीक है, अगर ताप को बढ़ाती है तो जनरली इसकी पूरी डेफिनेशन देखते हैं कि भाई किसी पदार्थ का या किसी यूनिट मास का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी ऊष्मा धारिता कहलाती है। तो ये चीज़ अलग हो जाती है। और अगर वो उसका ताप नहीं बढ़ा रही और उसके अवस्था परिवर्तन में काम आ रही है तो उसी ऊष्मा को फिर हम लोग स्पेसिफिक हीट कह देते हैं। स्पेसिफिक हीट, विशेष ऊष्मा कह देते हैं, या आप यूँ कह सकते हो गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा बोलो अगर वो क्या कर रही है, अवस्था परिवर्तन कर रही है। तो गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट। इसको बहुत बार स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, विशेष ऊष्मा भी बोलते हैं। तो ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अब समझिए। गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कराने में हेल्प करती है। मोटे मोटे तौर पे इसका मतलब आपको ये समझना है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने में हेल्प करती है। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को सजा देते हैं कि यूनिट मास के लिए पदार्थ की अगर अवस्था बदलनी है तो रिक्वायर्ड हीट जो होती है वो लेटेंट हीट है या गुप्त ऊष्मा है। थोड़ा सा और इसको सजा देते हैं, जैसे अब आपको उसने बोला कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा मतलब अवस्था तो बदलेगी, अवस्था परिवर्तन तो करेगी। ठीक है भाई, अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। और किसके लिए, वाष्पीकरण। वाष्प किससे बनती है, आप बोलोगे सर लिक्विड से बनती है, यानी लिक्विड को किस में बदलना है आपको, गैस में, या द्रव को किस में बदलना है, वाष्प में। तो आपको काफ़ी सारी डेफिनेशन यहाँ से समझ में आ जाएगी कि सर द्रव को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए, यानी उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बट ये थोड़ी सी अधूरी सी डेफिनेशन है, इसको सजाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी कि सर अमाउंट कितना हो, तो अमाउंट बोल देते हैं सर यूनिट मास हो, एकांक द्रव्यमान हो। तो इसमें थोड़ा सा और सजा दे कि एकांक द्रव्यमान। अब गरम कर रहे हैं तो बॉईल कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा, यानी किस पर गर्म करना है आपको, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि द्रव अगर वाष्प में बदलेगा, जल अगर वाष्प में बदलेगा तो वो कहाँ जाके बदलता है, क्वथनांक पे तो बदलता है। 100 डिग्री पे जल जब पहुंच जाता है तो 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ता। 100 डिग्री पर पहुंचने के बाद अब वो जो हीट दी जा रही है वो किस में काम आती है, उसकी अवस्था परिवर्तन में, द्रव से वाष्प बनाने में काम आती है।
बात समझ में आ रही है? तो पूरी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि एकांक द्रव्यमान के लिए, यानी किसी एकांक द्रव्यमान वाले द्रव को किस में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए, कब, उसके क्वथनांक पर जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्लियर? वापस सुन लीजिए, एकांक द्रव्यमान वाले द्रव को वाष्प अवस्था में उसके क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट पर बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो मुद्दे की बात क्या है कि यूनिट मास के लिए डिफाइन की जाएगी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्लियर? तो पहले तो आप यहीं से गलती पकड़ो इसकी कि यूनिट मास है क्या, यहाँ पे एकांक द्रव्यमान है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत। एकांक द्रव्यमान है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत। एकांक द्रव्यमान है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, 3 तो कट गए। तो ऑब्वियसली बात है चौथा आंसर होना चाहिए। तो चौथा आंसर वैसे सही है इसका कि ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को कहाँ पर, वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। ये लेंदी सी लग रही होगी आपको डेफिनेशन, वो देखिए वही चीज़ है ये जो मैंने समझाई है अपनी लैंग्वेज में। क्या कि ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यूनिट मास को कहाँ पर, उसके क्वथनांक पर द्रव से किस में बदलने के लिए, गैस में, द्रव से किस में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए क्या है, आवश्यक होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि आंसर इसका ये जाना चाहिए। क्लियर? लेकिन जब थोड़ा सा और लेवल पे जाके देखते हैं तो आपको ज़्यादातर ये डेफिनेशन किसके लिए मिलेगी, यूनिट मास, और वो यूनिट मास जनरली बहुत सारी जगह क्या माना जाता है, 1 ग्राम। तो उससे भी ज़्यादा करेक्ट हम लोग मानते हैं 1 ग्राम। तो हालांकि आप इसका आंसर सही ये दे सकते थे, अगर आपको 4 में से आंसर देना ही देना है तो ऑब्वियसली बात है ये आंसर इन तीनों में से ज़्यादा सही है, इन तीनों के कंपेरेटिवली ज़्यादा सही है। तो आंसर ये हो सकता है। इससे भी अगर बेटर आंसर है तो वो क्या हो सकता है, 1 ग्राम के लिए। अगर ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन करता तो और बेस्ट आंसर होता। तो इस वजह से बोर्ड ने, एग्ज़ाम ने इसका आंसर इन चारों में से कुछ भी नहीं माना। ठीक है, बट आपकी नॉलेज के लिए अगर मानना ही हो हमें और एक आंसर देना ही हो, रेट लगे और आपको एक आंसर पूछे ही, तब फिर आपके चौथा आंसर जाएगा। हालांकि पेपर में आंसर में इसको बाद में जब आंसर की दी गई तो इस चौथे ऑप्शन को भी गलत कंसीडर किया गया, क्योंकि जनरली सबसे सही तरीका होता है हम लोग 1 ग्राम के लिए इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसलिए बहुत बार हम लोग जूल पर केजी की जगह जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम भी इसकी यूनिट बोलते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो समझते हैं थोड़ी सी बातें कि गुप्त ऊष्मा क्या है। अभी जस्ट बताया, गुप्त ऊष्मा होता है एक निश्चित ताप पर पदार्थ की क्या परिवर्तन करने के लिए, अवस्था परिवर्तन। तो आपको फालतू डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में ये क्लियर रखना है कि आपको क्या करनी है, अवस्था बदलनी है, और अवस्था बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, मात्रक जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। तो ज़्यादातर ये कैलोरी के लिए डिफाइन की जाती है, ज़्यादातर ग्राम के लिए डिफाइन की जाती है। तो जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, तो ज़्यादातर ग्राम के लिए डिफाइन की जाती है, इसलिए उस ऑप्शन के अंदर उसको चौथे को गलत मान लिया गया। हालांकि वो चौथा ऑप्शन आप दे सकते हैं अगर आपको पूछा जाए कि सबसे सही आंसर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, अभी जस्ट समझाया आपको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, एक निश्चित ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान यूनिट मास को डिफाइन करती है। ये एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ये डाटा याद रखना है आपको कि जल को वाष्प में बदलना है तो कितनी गुप्त ऊष्मा चाहिए, 540 कैलोरी पर ग्राम। देखिए 540 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम के लिए मेनली डिफाइन की जाती है ये। इस सेंस के अंदर जाकर के आपको वो चौथे ऑप्शन को गलत माना गया। क्लियर? तो आप उसको मान सकते थे, बट मोर करेक्ट अगर पूछता तो चौथा ऑप्शन है, और अगर इससे भी ज़्यादा अगर सही देखा जाए तो वो ग्राम के लिए होती है, इसलिए उसको करेक्ट नहीं माना गया। गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन मतलब आपको गलाना है, गलाओगे किसको, सॉलिड को, यानी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो गलन की ऊष्मा हो जाएगी। क्लियर?
तो निश्चित ताप पर ठोस यानी सॉलिड को एकांक द्रव्यमान के द्रव में यानी लिक्विड में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो आपको इतनी डेफिनेशन रट करके कंफ्यूज नहीं होना, आपको तो मेन मुद्दा ध्यान रखना है। गलन की गुप्त ऊष्मा पूछे तो गलेगा कौन? जो सॉलिड होगा। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। वाष्पन की पूछे तो वाष्प किससे बनेगी? लिक्विड से बनेगी। तो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए या वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है। वैल्यू इसकी भी याद रखनी है कि बर्फ के लिए गलन ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। क्लियर है? ठीक है। इसलिए बहुत बार आपने ऐसा क्वेश्चन भी पूछा होगा, पढ़ा भी होगा कि गर्म जल या गर्म भाप में, गर्म भाप हमारे लिए ज़्यादा कष्टदायक होती है, ज़्यादा हमको जलाती है, ज़्यादा जलन अनुभव करवाती है। क्यों? कि भाप, गर्म भाप है और गर्म जल है, गर्म जल से ज़्यादा हीट गर्म भाप में होगी, क्योंकि जल हीट लेकर के ही तो वाष्प में बदला है। तो कॉमन सी बात है, गर्म जल है, गर्म जल को और हीट दोगे तभी तो वाष्प में बदल रहा है। तो वाष्प में और ज़्यादा हीट होगी गर्म जल की तुलना में, इसलिए गर्म भाप ज़्यादा जलन अनुभव करवाता है गर्म जल की तुलना में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है और वैल्यू भी आपको पता है। इसकी गुप्त ऊष्मा 540 है, इसकी केवल 80 ही है। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू याद भी नहीं हो एक बार, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ऐसा कौन सा मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती? तो वो होता है विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन या विकिरण के अंदर आपको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि सनलाइट जो हमारी पृथ्वी तक आती है सूरज से, वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आती है। सन मून से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इतने दूर से सनलाइट हम तक आ जाती है केवल 500 सेकंड में या 499 सेकंड में, 8 मिनट और लगभग 20 सेकंड के आसपास। इतने कम समय में सनलाइट सूरज से हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाती है। दैट मीन्स एक तो वो बहुत स्पीड से चल रही है, दूसरा उसके बीच में बहुत बार हो सकता है माध्यम नहीं हो, सॉलिड लिक्विड गैस हो या कोई माध्यम नहीं हो, निर्वात भी हो, तो बीच में कहीं निर्वात भी मिलता होगा तब भी वो यहाँ तक पहुँचती है। दैट मीन्स रेडिएशन ऐसा एक मेथड है जो माध्यम की अनुपस्थिति में भी होता है, यानी इसको माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है। माध्यम नहीं होगा तब भी रेडिएशन तो हम तक पहुँचेंगे। जैसे बहुत दूर हीटर जल रहा है, आप इतनी दूर से बैठे हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हीटर से आप तक जो हीट आ रही है वो भी इस रेडिएशन के थ्रू ही आ रही है। तो यहाँ तो लेकिन हमारे बीच में एयर मीडियम है ना, तो तब भी रेडिएशन आ रही है। सन और अर्थ के बीच में हो सकता है किसी जगह बीच में मीडियम नहीं हो, तब भी आ रही है। मतलब रेडिएशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट मस्ट नहीं है। मीडियम होगा तब भी चलेगा और मीडियम नहीं होगा तब भी चलेगा। क्लियर? समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में आगे। तो ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? अभी जस्ट आपने बात की है विकिरण, रेडिएशन के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन है ये दोनों कि ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण में नहीं होती। ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण में नहीं होती। एक ही बात है, दो अलग अलग तरीके से पूछ लिया क्वेश्चन। ये वाला पूछा था 2011 में, ये पूछा था 2015 में, एक ही बात है। तो समझते हैं इसको, विकिरण क्या है। तो इसमें ऊष्मा संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे गर्म वस्तु से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलने वाली ऊष्मा, तो ये रेडिएशन के द्वारा ही होती है, विकिरण के द्वारा ही होती है। फिर बताया था आपको सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना, ये भी रेडिएशन से ही है। रेगिस्तान दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडे होते हैं, ये भी रेडिएशन की वजह से ही होती है। एक रूल आपने ये भी पढ़ा होगा, जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि रेत जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी भी होगी। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा मूंगफलियों को सेकने के लिए दुकानदार रेत का यूज़ करता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, आराम से वो सिक जाएंगे। इसलिए रेत जल्दी गर्म होती है और उतनी जल्दी ठंडी होती है। इसलिए रेगिस्तान में दिन जितने गर्म होते हैं,
रातें उतनी ही अधिक ठंडी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी बेस पे काम करता है। चालन, जिसको आप क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो आपने ऊष्मा के संचरण की विधियां अगर पढ़ी हो तो ये तीन ही विधियां हैं। एक तो होती है कंडक्शन, चालन, दूसरा होता है संवहन, कन्वेक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, संवहन, और तीसरा होता है विकिरण, रेडिएशन। तो ये तीनों नाम जो मैंने बताए ये क्या है, ये तीनों नाम है ऊष्मा के संचरण की विधियां। कि ऊष्मा के संचरण की जो विधियां होती है वो क्या होती है, तीन होती है, चालन, संवहन और विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो विकिरण के बारे में डिस्कशन कर लिया। चालन क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है और इस विधि में वस्तुएं कण अपने स्थान पर कंपन करते हैं तथा ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आप ये पढ़ सकते हैं लोहे की छड़ वाला, कि लोहे की छड़ को आप एक सिरे से गर्म करते हैं, एक सिरे से गर्म करते हैं और पूरी छड़ गर्म हो जाती है। तो लोहे की छड़ में हीट क्या कर रही है, ट्रांसफ़र हो रही है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर। तो ऑब्वियसली बात है ये माध्यम है सॉलिड माध्यम। तो एक तो ये मेनली सॉलिड में होता है, ठोस में होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सारी बातें आपको चालन में याद रखनी है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, वस्तुएं कण अपने स्थान पर कंपन करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। तो धातु की छड़ को एक सिरे से दूसरे सिरे पर गर्म करने पर ऊष्मा का पहुँचना, और मुख्यतः ठोस में हो रहा है तो ठोस व पारे में इसी विधि द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। तो ये कुछ बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ आपको डिटेल में इसको डिस्कस कराऊंगा, बट एक बार आपको ओवरव्यू ये लेना है। संवहन क्या था बताया आपको, इसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो स्टोव पे रख के, तो पानी को गर्म कर रहे हैं तो नीचे से हीट दे रहे हैं पानी को, तो पानी के पार्टिकल क्या करते हैं, अपना स्थान छोड़ के गर्म पार्टिकल ऊपर चल जाते हैं, क्योंकि गर्म वस्तुओं की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और डेंसिटी या घनत्व कम होने की वजह से वो हल्के होते हैं और हल्के होके ऊपर उठते हैं। तो गर्म पार्टिकल तो ऊपर चले जाएंगे, उसके जगह नीचे ठंडे पार्टिकल आ जाएंगे, अब वो वापस गर्म होंगे, वापस ऊपर चले जाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहती है और पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जल का गर्म होना, तो ये किसकी वजह से है, संवहन की वजह से। विसरण, विसरण होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन या विसरण का मतलब होता है पदार्थों का स्वतः आपस में घुलना, या आप कह सकते हैं फैलना। पदार्थ के कण क्या होते हैं, फैल रहे हैं, फैलेंगे तो ऑब्वियसली बात है दूसरी जगह जाके घुलेंगे किसी न किसी के साथ, या किसी चीज़ में घुलना आपस में, क्योंकि कोई चीज़ फैलेगी तभी दूसरी चीज़ों के साथ घुल सकती है। तो इस प्रोसेस को अपन विसरण कहते हैं। और विसरण की दर सबसे ज़्यादा होती है गैस में, द्रव में और फिर ठोस में। तो विसरण की दर सबसे ज़्यादा गैस में होती है। गैस आसानी से दूसरी जगह जाएगी, फैलेगी, दूसरी जगह घुलेगी। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि गर्म खाने की गंध हमें बहुत जल्दी पहुंच जाती है। किचन में गर्म खाना बन रहा है तो हम तक उसकी गंध आ जाएगी। क्यों? क्योंकि विसरण, गैसों में विसरण सबसे ज़्यादा होता है, तो गर्म खाने की गंध फैलेगी, आसानी से पूरे घर में फैल जाएगी। इसलिए गर्म खाने की गंध हमें जल्दी आती है, ठंडे खाने की गंध हमें इतनी आसानी से नहीं आती। तो वो सब किसकी वजह से होता है, वो डिफ्यूज़न, विसरण की वजह से होता है। कोने में अगरबत्ती जला दी, अब वहाँ से पदार्थ अपने आप अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पूरे रूम में फैल जाएंगे। क्योंकि आपने स्प्रे या अगरबत्ती जलाई है एक कोने में, तो वहाँ पे उसकी मात्रा ज़्यादा है, बाकी रूम में नहीं है, तो अधिक से कम की ओर अपने आप जाएगी, पूरे रूम में उस परफ्यूम की या अगरबत्ती की स्मेल आएगी। यह भी क्या है, विसरण है। तो विसरण का मतलब होता है पदार्थ का अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर स्वतः जाना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सेल्फ फैलना, जाना, गमन करना, ये विसरण कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में होता है। क्योंकि गैस में पार्टिकल दूर दूर है तो आराम से गति कर पाएंगे, आकर्षण कम होगा। द्रव में थोड़े पास पास हैं, खींच के रखेंगे, आसानी से नहीं जाएंगे। ठोस में तो पार्टिकल और ज़्यादा पास पास है, पार्टिकल जाने नहीं देगा वो गति करने के लिए दूसरी जगह। तो ये आपको ध्यान रखने, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा के संचरण की विधियाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे
मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक, पानी के क्वथनांक पर दाब वृद्धि के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने के साथ साथ पानी का क्वथनांक क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। जितना ज़्यादा दाब बढ़ाओगे क्वथनांक उतना ही क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है। तो इसके यूजेस बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं कि दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक तो बढ़ता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ऑब्वियस सी बात, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और गलनांक कम होता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है? जल्दी पकता है, क्योंकि कुकर के अंदर दाब बहुत ज़्यादा है और दाब ज़्यादा होने से क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब किसी के दिमाग में अगर सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो खाना जल्दी कैसे पक रहा है? यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल सी बात, जैसे आप लोग ऐसे समझिए कि ये आपके पास खाना पक रहा है। सपोज आप इसमें दाल पका रहे हैं, तो दाल को जनरली हम पानी में डाल करके बॉईल करते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। तो ये पानी है, पानी के पार्टिकल है, और इसमें ये दाल के पार्टिकल, आपको दाल को पकाना है। तो ये दाल के पार्टिकल पकने के लिए हीट कहाँ से लेंगे? ऑब्वियसली बात है, पानी से लेंगे। तो ये पानी से क्या ले रहे हैं? हीट ले रहे हैं। पानी से हीट ले रहे हैं और पानी से हीट ले करके पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो हम चेक कैसे करते हैं? पार्टिकल निकाला, उसको दबा के देखते हैं कि पकी है नहीं पकी है। सॉफ्ट है मतलब वो पक चुकी है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये दाल के पार्टिकल इस पानी से हीट कब तक ले पाएंगे? जब तक ये पानी की फॉर्म में रहेगा। और आपको पता है ये पानी की फॉर्म में कब तक रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्यों? क्योंकि आप होता है 100 डिग्री के ऊपर जाते ही, 100 डिग्री पे पहुंचते ही पानी किस में बदलने लगेगा? वाष्प में बदलने लगेगा। तो ये दाल के पार्टिकल इस पानी से हीट कितने डिग्री तक ले पा रहे हैं? आप कह रहे हो कि सर 100 डिग्री तक ले पा रहे हैं, उसके बाद तो वाष्प में बदल जाएंगे। क्लियर इतनी बात? अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि हम लोग चले गए कहाँ? पहाड़ी पे। पहाड़ी पे चले गए। भी पहाड़ी पे आपको क्या करना है? खाना पकाना है। अब पहाड़ी पे खाना पकाना है, तो पहाड़ी पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं अपन, हाइट बढ़ती है, ऊंचाई पे जाते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम। और आपको पता है वायुमंडलीय दाब कम होगा, सर दाब अगर क्या होगा? कम, तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। तो दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। तो ऊंचाई पर अगर आप खाना पका रहे हो तो ऊंचाई पर दाब कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, यानी जो पानी 100 डिग्री पे उबल रहा था अब वो 100 से पहले ही उबल जाएगा। सपोज हम लोग कह रहे हैं कि सपोज सर वो 80 डिग्री पे ही उबल गया, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से घट के 80 या 90 के आसपास हो गया। तो 80-90 के आसपास टेम्परेचर पहुंचते ही पानी किस में बदलने लगेगा? वाष्प में बदलने लगेगा। ऑब्वियसली बात है। तो अब दाल को हीट ज़्यादा मिल रही है कम? आप कहोगे सर कम मिल रही है। पहले तो 100 डिग्री तक पानी आपको दाल को क्या दे रहा था? हीट। अब तो 80-90 तक ही हीट दे पाएगा, उसके बाद तो पानी किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया। मतलब खाना पक पाया क्या? आप कहोगे सर नहीं पक पाया। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्रेशर कुकर का। नाम ही उसका प्रेशर कुकर क्यों है? क्योंकि ये प्रेशर कुकर में अब आपने खाना बनाया तो प्रेशर कुकर मतलब इसमें क्या ज़्यादा होता है? प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जो खाना नॉर्मली 100 डिग्री पे पक रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो जाता है? लगभग ये 132 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। या यूँ कह सकते हो 100 से बढ़ गया। 100 से बढ़ गया तो अब आपको जो दाल है उसको हीट 100 से ज़्यादा देर तक मिलेगी। मतलब 130-132 डिग्री पहुंचने के बाद अब पानी किस में बदल रहा है? वाष्प में बदल रहा है। तो खाना आसानी से इतनी देर तक हीट और ले पाएगा और आसानी से पक जाएगा। इसलिए पहाड़ी स्थानों पे खाना प्रेशर कुकर में पकाना प्रेफर करते हैं लोग। हम भी खाना जल्दी पकाने के लिए
किसका यूज़ करते हैं? प्रेशर कुकर का। कारण सेम है, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों पे खाना देरी से पकता है क्योंकि वहाँ दाब कम हो जाता है, जिससे कितना घट जाता है, और उससे क्या होता है? उससे ये कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर? होप कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें सीखने को मिलेगी। और नो डाउट, बिलीव मी, ये वो क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आपसे टकराएंगे, हर एग्ज़ाम में आपको इनको फेस करना पड़ेगा। ये ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर आपने एक बार सीख लिया तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपसे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? एक और एबनॉर्मल बिहेवियर है किसका? वाटर का, जो भी आपको याद होना चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। ऑब्वियस सी बात है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो ऑब्वियस सी बात है, घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तब वॉल्यूम अपने आप क्या होगा? कम होगा। तो जब घनत्व ज़्यादा होता है उसी समय तो आयतन कम होता है। तो घनत्व अधिकतम जब होगा, घनत्व अधिकतम जब होगा, घनत्व अधिकतम जब होगा तब आयतन उसका क्या होगा? तब आयतन उसका क्या हो रहा है? कम। और ये वैल्यू ध्यान रखनी है, कितने डिग्री होती है? 4 डिग्री। ये एक वैल्यू आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री पे? 4 डिग्री पे। जल का न्यूनतम आयतन भी कितने डिग्री पे? 4 डिग्री पर ही होता है। तो क्योंकि सामान्य पदार्थों को जब गर्म करते हैं तो वो फैलते हैं, किंतु जल के साथ क्या होता है? 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर जल क्या होता है? सिकुड़ता है, अर्थात आयतन क्या हो जाता है? कम। और आयतन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो डेंसिटी अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये एक टॉपिक होता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर काम की बात मेन यही है कि जल का सर्वाधिक घनत्व और न्यूनतम आयतन दोनों ही 4 डिग्री पर होते हैं। जनरली जब गर्म करते हैं तो चीज़ें फैलती है, जबकि जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो जल क्या हो रहा है? सिकुड़ता है, अर्थात आयतन क्या हो रहा है? कम होता है, तथा घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते तो ये गलत हो जाता। क्या है क्वेश्चन? 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। क्लियर? 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है 1 कैलोरी। सुनिए, देखो ढंग से। एक डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसका मान होता है 1 कैलोरी। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था? बच्चा बस गलती यही कर रहा था, वो 1 कैलोरी टिक लगा के आ गया। 1 कैलोरी ठीक था, लेकिन जब केवल क्वेश्चन कितना होता? इतना होता, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 कैलोरी। लेकिन उसने दिया कि मेरे को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पदार्थ यानी 1 डिग्री टेम्परेचर किसका बढ़ाना है? 1 किलोग्राम पानी का। ठीक है, 1 किलोग्राम पानी का बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपको 1 कैलोरी चाहिए। यहाँ आपको कितने दे दिया? 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम के लिए वो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 कैलोरी हो जाएगी। ऐसे समझिए आप। इधर देखिए, 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है? 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। हीट कैपेसिटी भी जिसको कहते हैं आप लोग आगे। तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि कोई भी वस्तु को ताप देते हैं
कोई भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो या तो वो ताप बढ़ाता है या अवस्था परिवर्तन करता है। तो वो ताप बढ़ाने वाली जो है वो या तो 1 कैलोरी हो जाएगी या फिर स्पेसिफिक हीट की कहते हैं कुछ लोग, हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से क्या जाना जाता है। तो 1 कैलोरी हीट किसके लिए होती है? 1 कैलोरी हीट अभी जस्ट मैंने बताया आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए। कितने पदार्थ का? 1 ग्राम। मैं आपको इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ, यूनिट मास जब भी लिया जाता है तो जनरली यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ग्राम को हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं किलोग्राम की कंपैरिजन में। तो 1 कैलोरी होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ाने के लिए। कितने पदार्थ का? 1 ग्राम का। तो यही अभी हमने बोला है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए कितनी है? 1 कैलोरी। कितने पदार्थ के लिए? 1 ग्राम पदार्थ के लिए। अब उसने कितना पूछा? 1 ग्राम की जगह उसने 1000 किलोग्राम दे दिया। सॉरी, 1 ग्राम की जगह उसने 1 किलोग्राम दे दिया। 1 किलोग्राम में 1 ग्राम की जगह कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम हो गए। तो जब 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी है तो 1000 ग्राम के लिए कितनी कैलोरी होगी? 1000 कैलोरी होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1000 कैलोरी। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में इसको क्या देके आए थे? 1 कैलोरी, जबकि गलत है। वापस सुनो ढंग से। 1 कैलोरी ऊष्मा आवश्यक होती है 1 ग्राम पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए। तो 1000 ग्राम पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए 1000 कैलोरी की जरूरत हो जाएगी। कॉमन सी बात है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो इसका आंसर कितना जाता था? 1000 कैलोरी जाता है। तो अर्थात 1 ग्राम के लिए तो 1 कैलोरी बोल रहे हैं। तो 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कैलोरी ऊष्मा की आवश्यक मात्रा। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 के लिए कितनी हो जाएगी? 1000 × 1, 1000 कैलोरी हो जाएगी। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा कि सर 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी है तो 1000 ग्राम के लिए कितनी कैलोरी होगी? 1000 कैलोरी ही होगी। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हीट के ऊपर आपको पूछे गए थे। होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो आप साथ साथ इसको रिवाइज करिए, पढ़िए। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।